नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल मैंने आपको भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था। मौलिक अधिकारों के बारे में जानने के पश्चात कि नागरिकों को भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके जानने के बाद कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं और किन किन परिस्थितियों में हम उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपको ये जानना भी आवश्यक है कि मौलिक अधिकार किन किन परिस्थितियों में स्थगित किए जा सकते हैं। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका हमने विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद कुछ विशेषताएं जो हैं या विशिष्टताएं जो हैं वो सामने आती हैं। जैसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार केवल शांति काल में ही उपलब्ध है। सामान्य परिस्थिति में ही नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है, किंतु यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया हुआ हो तो नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय नहीं जा सकता। सिर्फ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को ही आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। उसको छोड़कर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर शेष अधिकार आपातकालीन परिस्थितियों में स्थगित किए जा सकते हैं। स्थगन का मतलब होता है कि उस विशेष परिस्थिति में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। दूसरी बात हमने देखी कि भारतीय संविधान के द्वारा विस्तृत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 3 में 23 अनुच्छेद हैं जो कि मौलिक अधिकारों को समर्पित किए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भाषा और विस्तार के द्वारा पूर्ण रूप से स्पष्ट भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया है। तीसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। कुछ भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं और कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, भारत में निवास करने वाले विदेशियों को नहीं। साथ ही साथ समानता के सिद्धांत को स्वीकार करने के पश्चात भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को विशेष व्यवस्थाएं उनको प्रदान की गई है। उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था उनको प्रदान की है। चौथी बात, मूल अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। इन्हें सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सीमित या मर्यादित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय के विस्तृत होने का एक कारण ये भी है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट कर दिया है जिनमें कि ये अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। पांचवी बात, मूल अधिकारों में राज्य के लिए दोहरे आदेश हैं। कुछ व्यवस्थाएं राज्य को कुछ काम करने के लिए सकारात्मक निर्देश देती हैं, तो कुछ व्यवस्थाएं राज्य को कुछ कार्य करने के लिए रोकती हैं। छठी बात यह है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात न्यायालय से उन्हें सुरक्षा प्राप्त है। इनके हनन होने पर नागरिक को यह अधिकार है कि वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। साथ ही साथ व्यवस्थापिका का कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कृत्य मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। सातवीं बात यह है कि
मौलिक अधिकारों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। कार्य, आराम, आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। संपत्ति के अधिकारों को भी मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकाल दिया गया है। अब संपत्ति का अध्याय केवल एक कानूनी अधिकार मात्र है। अब मौलिक अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है, ये देखा हमने, तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये बात सही नहीं है। अब मोटे तौर पर एक बार हम मौलिक अधिकारों के मूल्यांकन को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है, वो प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है और व्यक्ति की गरिमा का प्रतीक है। संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, भाग 3। इतने व्यापक रूप से वर्णित होने के पश्चात भी मौलिक अधिकार जो है प्रारंभ से ही आलोचना का एक विषय बने रहे हैं। जब मौलिक अधिकारों के स्वरूप पर व प्रकार पर संविधान सभा में वाद विवाद चल रहा था, उसी समय इनकी व्यवहारिकता, उपयोगिता और यथार्थता पर भी उंगली उठाई जा रही थी। कई कारण थे। आज भी उन कारणों के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं और भी कई दृष्टिकोण हैं जिनसे मौलिक अधिकारों की अध्याय की आलोचना की जाती है। देखिए, सबसे पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने कई महत्वपूर्ण अधिकारों को शामिल नहीं किया है। वो महत्वपूर्ण अधिकार जो मानव जीवन के अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक हैं, जैसे काम का अधिकार, अवकाश का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो कि अब शामिल कर लिया गया है। यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, पर इनको वास्तविक रूप प्रदान करना जो है वो अभी दिव्य स्वप्न है। चूँकि 2002 के संशोधन में अब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ साथ मर्यादाओं और सीमाओं के संबंध में उपबंध इतने अधिक हैं कि लगता है कि वास्तव में सरकार जो है उसने संविधान जो है वो उसने हमें जो अधिकार प्रदान किए हैं वो केवल शून्य मात्र हैं। केटी शाह कहते हैं कि वास्तव में जो एक दाएं हाथ से दिया गया है, लगता है कि वो 3 या 4 या 5 बाएं हाथों से ले लिया गया है। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो कहा जाता है कि मौलिक अधिकार, चूँकि ये प्रावधान किया गया है कि आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं। ये बात तो न्यायोचित लगती है, किंतु शांति काल में भी कई परिस्थितियों में उनके स्थगन की बात कही जाती है, जो कि मौलिक अधिकारों के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। 59वां संवैधानिक संशोधन आपातकाल में पंजाब में नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी न्यायालय के संविधान से वंचित करता है। इसके संबंध में सोमनाथ लाहोड़ी ने कहा था कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की व्यवस्था पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से की गई है, न कि एक स्वतंत्र और संघर्षशील राष्ट्र की दृष्टि से। अगली बात जो मूल अधिकारों की आलोचनात्मक रूप में कही जाती है वो ये है कि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए कानून वैध हैं, चाहे वो नागरिकों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, ऐसा महसूस किया जाता है कई अवसरों पर। आगे है, संविधान में मौलिक अधिकारों पर जिस प्रकार के प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है वो भारतीय नागरिकों के प्रति संविधान निर्माताओं के अविश्वास को भी दर्शाती है। भारतीय नागरिकों के प्रति
संविधान निर्माताओं के अविश्वास की झलक मिलती है कि निवारक निरोध, शांति काल में भी मौलिक अधिकारों का स्थगन आदि व्यवस्थाएं। ये व्यवस्थाएं नागरिकों पर लगातार मानसिक दबाव बनाए रखती हैं। वस्तुतः जिस काल्पनिक शांति की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की, वो एक जीवंत और गतिशील समाज में संभव नहीं है। सकारात्मक और सक्रियता सोच वाले समाज में हलचलें होता रहना स्वाभाविक है। इसीलिए पूर्ण शांति काल में ही मौलिक अधिकार संभव है, ये बात सही नहीं लगती है। निवारक निरोध के संबंध में प्रोफेसर पायली ने कहा है कि यह प्रजातंत्र के सुंदर मुखड़े पर एक कलंक की तरह लगा हुआ है। यानी आपने एक हाथ से हमें बहुत सारे अधिकार दे दिए और दूसरे हाथ से अर्थात मौलिक अधिकारों के स्थगन के प्रावधान से वो सब चीज़ें हमसे ले ली है। अगली बात है कि प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान द्वारा देशद्रोहियों और समाज विरोधी तत्वों को रोकने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए की गई है। परंतु कई बार ये देखने को मिलता है कि इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया जाता है। अर्थात जो भी सरकार के विरुद्ध बोलता है, उस व्यक्ति के स्वर को दबाने के लिए भी इस निवारक निरोध अधिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। पर क्या ये व्यवस्था वाजिब है? क्या उनका सही प्रयोग हो रहा है? इसके विषय में आपको अवश्य सोचना पड़ेगा। देखिए, आरंभ में संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए की थी और उनका उद्देश्य था कि ये जो सप्रेस्ड क्लास है, ये भी मुख्य धारा में शामिल हो। किंतु व्यवस्थावादी राजनीति ने इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसका प्रयोग वोट बैंक की भांति किया जाने लगा तथा समाज में ये वोट बैंक और ये जो व्यवस्था है, ये भेदभाव बढ़ाने वाली साबित होने लगी। इसीलिए समय समय पर आरक्षण के विरोध में तीखे स्वर उठते रहे हैं। युवाओं में असंतोष होता रहा है और मंडल आयोग जब लागू हुआ, उस समय आपने देखा होगा या सुना होगा, आप तो बहुत छोटे होंगे, कि उस समय कई युवाओं ने अपने आप को जला लिया था इस व्यवस्था, इस कानून के विरोध में। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिखने, पढ़ने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु इसके लिए जिस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता थी, वो वातावरण तैयार ही नहीं किया गया। केवल किताब में ये प्रावधान कर देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो खत्म नहीं हो जाता। दरिद्रता, विषमता, बेरोजगारी, अशिक्षा, अज्ञान के वातावरण में बाल श्रम को जोखिम भरे काम से रोक पाना वास्तविक रूप से संभव नहीं है। आज भी हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि इतने बाल श्रमिक इस कारखाने से छुड़ाए गए जो जोखिम भरा था, कहीं पटाखे का काम कर रहे हैं, कहीं चूड़ी बनाने के काम में उनको बंधक बना के रखा है। अगला है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में जहाँ तक न्यायिक संरक्षण और सुरक्षा की बात है, वो भी वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं दिखती। न्याय प्रक्रिया लंबी, जटिल और खर्चीली है। भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में अभी भी गरीब हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं। ऐसे में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने में भी झिझकता है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मौलिक अधिकारों के संबंध में ये आरोप लगाया जाता है कि इनकी भाषा काफ़ी क्लिष्ट है और कठिन है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति है वो इसकी भाषा को नहीं समझ सकता।
कि किन परिस्थितियों में ये अधिकार मान्य है, किन में नहीं है, ये काफ़ी उलझा हुआ है। खैर, उपयुक्त आलोचनाओं और कमियों के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं होता। मौलिक अधिकारों में काम और शिक्षा के अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें से शिक्षा का अधिकार शामिल कर लिया गया है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विभाजन हुआ, उससे भारतीय आहत हुए। गरीबी और अज्ञानता के बोझ से दबे हुए इस देश में तुरंत ऐसी व्यवस्थाएं उस समय स्थापित करना संभव नहीं था, और शायद इसीलिए संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में इनको शामिल किया था और ये उम्मीद लगाई थी कि आने वाले समय में ये सुविधाएं भारतीय नागरिकों को दी जाएगी। जहाँ तक मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की आलोचना का प्रश्न है, कोई भी अधिकार अमर्यादित या निरपेक्ष रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर उस अधिकार का भी दुरुपयोग होने लगता है। समाज में सभी प्रवृत्तियों के नागरिक होते हैं। कुछ आत्मानुशासन में विश्वास रखते हैं और नियम मर्यादाएं यथासंभव नहीं तोड़ते, तो कुछ नकारात्मक और विध्वंसकारी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, और उन पर नियंत्रण व अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों को मर्यादित किया जाए। देखिए बच्चों, भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को और उनकी मर्यादाओं को जाने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को इनके विषय में ज्ञान प्रदान करें, जिसे आवश्यकता है उसे इस विषय में समझाएं। अब बात हमने की मौलिक अधिकारों की। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। यह आप अच्छे से जानते हैं कि एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार होते हैं। अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना जो है वो एक दिव्य स्वप्न की जैसी है। भारतीय संविधान में न केवल मौलिक अधिकारों को शामिल किया है, अपितु 1976 में भारत के संविधान के भाग 4 के पश्चात, 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, 4 क जोड़ा गया और 4 क के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जिनकी संख्या 10 है। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, पहला, कि वो संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हम समझें और उसका संरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उससे दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। देखिए बच्चों, 86वें संवैधानिक संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए अभिभावकों के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। मूल कर्तव्य जो हैं वो एक सुंदर आदर्श हैं और एक उच्च भावना के अंतर्गत संविधान में शामिल किए गए हैं, और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उन मूल कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। धन्यवाद बच्चों। आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।